हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान के पहले चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें पहला टॉपिक है परिवर्तन। जैसा कि हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कांच का टूटना, पानी का बर्फ़ में जमना या फिर बर्फ़ का पानी में पिघलना। दूसरा हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वो है जहाँ पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल रूप से रासायनिक और भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, जैसे लोहे पर जब जंग लग जाता है, दूध का दही में जमना और इत्यादि। इसमें हम देख सकते हैं कि हम वापस उसके मूल रूप में नहीं जा सकते, तो इसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसे पहचानने के लिए हम कुछ निम्न बदलाव देख सकते हैं, जैसे रंग का परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, गंध का उत्पादन या फिर एक ठोस का गठन, जैसा हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है। अब आगे हम देखते हैं रासायनिक समीकरण, जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और प्राप्त उत्पाद को संकेत और फॉर्मूला के एक समीकरण में लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक या फिर क्रियाकारक कहते हैं और इन्हें बाईं ओर यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। और इस अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाले नए पदार्थ जिन्हें हम उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं, इन्हें तीर की दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण लिखते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। इसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लिखते समय हमें हमेशा ध्यान होना चाहिए कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर वो समान नहीं होगी तो वो समीकरण सही नहीं होगा। और जब हम इसे समान करने के लिए दोनों ही तरफ अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान करते हैं तो हमने सीखा कि उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करते हैं। इसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये वही बात है कि जब हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, तो इसे ही हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण के नियम। इसी के तहत हम जब कहते हैं कि अभिक्रिया जब हम करते हैं तो उसमें हम जो समीकरण लिखते हैं तो हमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के द्रव्यमान को बराबर करना होता है। जब तक ये बराबर नहीं होता, एक समीकरण होता है केवल, तो इसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। और जब हम इसके तत्वों को बराबर कर देते हैं तो हम इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ हम कुछ उदाहरण से रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखेंगे। यहाँ हम सीखेंगे, जब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमने जिंक लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। जब हम इन दोनों में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो हम पहले अभिकारक में परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है जिंक। जिंक का परमाणुओं की संख्या है 1। उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 2 है। उसके बाद है सल्फ़र। सल्फ़र के परमाणुओं की संख्या 1 है। और सबसे आखिरी है ऑक्सीजन, जिसके परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 4 है। और जब हम इसके उत्पाद को देखते हैं जो इससे प्राप्त हुआ है हमें, उसमें हम देखते हैं कि जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 है,
सल्फ़र के परमाणुओं की संख्या भी 1 है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, और हम जब ऑक्सीजन देखते हैं तो इसका परमाणुओं की संख्या उत्पाद में 4 है। तो इससे हमें प्राप्त होता है कि हमने देखा इस समीकरण को हमें संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे प्राप्त उत्पाद और अभिकारक दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को मानता है, और इसमें उत्पाद और अभिकारक दोनों के तत्वों के द्रव्यमान बराबर है। तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम आगे कुछ और उदाहरण लेते हैं। तो हमने एक और समीकरण लिया जिसमें हम आयरन और जल को अभिक्रिया कराते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है Fe3O4 और हाइड्रोजन। तो अब हम पहले देखते हैं अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले आयरन को जब हम देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि आयरन 1 है अभिकारक में। फिर है हाइड्रोजन हम देख पा रहे हैं यहाँ 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद है ऑक्सीजन को जब हम देखते हैं तो वो अभिकारक में 1 है, हमने 1 लिख दिया। जब हम उत्पाद की तरफ देखते हैं तो हमें मिलता है कि आयरन की संख्या यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 3 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है, तथा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। तो हमने इस टेबल को जब देखा तब हमें पता चला कि ये एक संतुलित नहीं बल्कि कंकाली रासायनिक समीकरण है। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ हम अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर करने सीखेंगे। सबसे पहले हमारा आयरन। जब हम आयरन उत्पाद में देखते हैं तो उत्पाद में परमाणुओं की संख्या आयरन की 3 है, पर अभिकारक में 1 है। तो हमने यहाँ अभिकारक में आयरन को 3 से गुना कर दिया, क्योंकि अभिकारक में आयरन की संख्या कम थी। तो जिसके बाद हमने आयरन को संतुलित कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन उत्पाद में 4 है, पर अभिकारक में मात्र 1 है। तो जब हम इसे संतुलित करते हैं तो हम ऑक्सीजन को 4 से गुना कर देते हैं, जिसके पश्चात हमें प्राप्त होता है कि ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में 4 हो गई है। तो इसी के साथ हमने आयरन और ऑक्सीजन को बराबर कर लिया, परंतु ऑक्सीजन को बराबर करने में हमने देखा कि हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ गलत हो गई है। अब हम हाइड्रोजन को जब बराबर करते हैं तो हमने देखा कि हमने यहाँ ऑक्सीजन को संतुलित करने में जब 4 लगाया तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8 हो गई है। तो हमने उत्पाद में भी हाइड्रोजन में 4 से गुना कर दिया, जिसके बाद हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 8 हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या अब ये समीकरण संतुलित हो गया है। तो हम देखते हैं, जहाँ हमें पहले देखने को मिला था कि अभिकारक में आयरन की परमाणुओं की संख्या 1 है, और हमने जब इसे 3 से गुना कर दिया तो अब ये 3 हो चुका है, और उत्पाद में भी आयरन के परमाणुओं की संख्या 3 है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन अभिकारक में अब 8 हो गया है, और अभिकारक के साथ साथ उत्पाद में भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8 है। ऑक्सीजन जब हम देखते हैं तो जहाँ हमने देखा था कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में 4 है, और हमने इधर गुना करके उसे भी 4 कर दिया है। तो अब हमें ये देखने को मिल रहा है, जब हमने इस टेबल को देख लिया, कि अब ये रिएक्शन बिल्कुल संतुलित हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं C2H2, जिसे हम इथिलीन बोलते हैं, और ऑक्सीजन का। जब हम अभिक्रिया कराते हैं इनमें तो हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो हम पहले देखते हैं कि इस अभिक्रिया में, यानी इस समीकरण में, क्या सारे तत्वों की संख्या अभिकारक और उत्पादों में बराबर है। तो हम देख पा रहे हैं कि कार्बन की अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है 2, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी 2, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी अभिकारक पर 2 ही है। पर जैसे ही हम उत्पाद में देखते हैं तो यहाँ पर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 हो जाती है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, अन्यथा ऑक्सीजन जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ उसके परमाणुओं की संख्या उत्पाद में 3 हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन अभी तक द्रव्यमान के संरक्षण के नियम से गलत है। तो हम इसे संतुलित करते हैं। तो हमने यहाँ पर इथिलीन को 2 से गुना कर दिया है और ऑक्सीजन को 5 से गुना कर दिया है। इसी तरह हमने उत्पाद में भी उसे संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर कार्बन को भी 4 से गुना, कार्बन डाइऑक्साइड को भी 4 से गुना कर दिया है,
और जल को भी 2 से गुना कर दिया, जिसके बाद हमें प्राप्त होता है कि कार्बन अब दोनों ही तरफ 4 हो चुके हैं, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी 4 हो चुकी है, अन्यथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी 10 हो गई। तो इसी तरह से हमने इन उदाहरणों में सीखा कि संतुलित कैसे करते हैं। अब कुछ और बातें कि जो हमें ध्यान देनी है वो है रासायनिक समीकरण लिखने समय ध्यान दिए जाने वाली अन्य बातें। पहला, भौतिक अवस्थाओं की जानकारी के लिए उनका संकेत लिखना। तो भौतिक अवस्था आप जानते हैं कि हमने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड तथा गैस, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं ठोस, द्रव्य और गैस। तो हम जब ठोस किसी भी अभिकारक में हम तत्वों को लेते हैं, जब उसे हम ठोस लेते हैं तो हम वहाँ पर एस संकेत का उपयोग करते हैं। जब हम उसे द्रव्य अवस्था में लेते हैं तो वहाँ हम एल संकेत का उपयोग करते हैं। जब हम उसे जलीय मतलब एक्वस अवस्था में लेते हैं तो वहाँ हम AQ का उपयोग करते हैं, और जब हम उसे गैस के फॉर्म में लेते हैं तो वहाँ हम G का उपयोग करते हैं। तो जैसा मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ जब हमने आयरन और जल को लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आयरन को सॉलिड की अवस्था में लिया, जैसा कि मैं आपको इस उदाहरण से बता रहा हूँ कि यहाँ जब मैंने आयरन लिया तब वहाँ मैं आयरन को ठोस की अवस्था मतलब सॉलिड फॉर्म में लिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे S का उपयोग किया। जल एक द्रव्य है तो उसे हमने पर यहाँ पर गैस के फॉर्म में लिया यानी भाप के रूप में लिया है, तो हमने यहाँ G का उपयोग किया है। इससे जो हमें उत्पाद मिल रहा है आयरन ऑक्साइड, उसे हम देख सकते हैं कि एक सॉलिड के फॉर्म में मिला है, मतलब एक ठोस के अनुरूप मिला है हमें, और एक हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन निकला वो गैस के फॉर्म में वातावरण में जाकर मिल गया। तो इसी से हमने देखा कि हमें भौतिक अवस्थाओं की जानकारी भी देनी होती हैं। दूसरा, अभिकारक के सांद्रता की जानकारी। ये हम अभिकारक में कॉन्क या फिर विलयन में विलय कम, अम्ल या फिर क्षार कम हो तो उसे में डाइल्यूट यानी DIL लगाया जाता है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि सांद्रता मतलब वो कितना मजबूत है, कितना उसमें मिलावट है या नहीं है। तो हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ अम्ल या क्षार पूरी तरह से सांद्र है या फिर उसमें किसी का मिलन यानी मिलावट की गई है। जब वो पूर्ण रूप से मजबूत यानी उसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता है तो उसे हम कॉन्क यानी कंसनट्रेटेड लिखते हैं, और जब उसमें मिलावट की गई होती है उसकी ताकत को घटाने के लिए तो उसमें हम डाइल्यूट यानी DIL लगाते हैं। तीसरा है अभिक्रिया के दौरान वातावरण की स्थिति। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जब हम कोई भी अभिक्रिया कराते हैं उस समय उसके वातावरण की स्थिति कैसी है। वहाँ पर ताप मतलब टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर दाब यानी उस रिएक्शन को कराने के लिए कितने ज़्यादा हमें प्रेशर की ज़रूरत होगी या कम प्रेशर की ज़रूरत होगी, या हमने कितने प्रेशर में उस रिएक्शन यानी उस अभिक्रिया को पूर्ण कराया है। उत्प्रेरक, उस अभिक्रिया को जल्द करने के लिए हमने किस उत्प्रेरक का उपयोग किया है। ये सब हम उस अभिक्रिया में एक तीर के निशान के नीचे या ऊपर, नीचे या फिर ऊपर लिख करके बताते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो एक रासायनिक समीकरण जो हम लिखते हैं उसका महत्व क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें 2 तरह की जानकारी मिलती है रासायनिक समीकरण से। पहला है गुणात्मक जानकारी यानी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। एक रासायनिक समीकरण से हमें जो गुणात्मक जानकारी मिलती है वो है अभिकारकों और उनसे निर्मित उत्पादों के नाम। यहाँ हम कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं क्वालिटी यानी उसकी गुण, तो यहाँ पर हमें उस समीकरण में उसके अभिकारक और उससे जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उससे हमें उसमें गुणात्मक जानकारी जो मिलती है वो है उसके नाम। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे अभिक्रिया होते हैं, उन समीकरणों में बहुत सारे तत्व फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो उनसे जो नाम हमें मिलते हैं उनके जो नाम होते हैं वो होते हैं एक तरह के गुणात्मक जानकारी। दूसरा होता है मात्रात्मक जानकारी यानी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। यह संख्यात्मक यानी संख्या आधारित होता है। इसमें हमें रासायनिक समीकरण में निम्न जानकारी मिलती है। अभिकारक और उत्पादों के अणु की संख्या, अभिकारक और उत्पादों का वजन, गैस से अभिकारकों और उत्पादों का सापेक्ष। मतलब ये एक तरह का संख्यात्मक जानकारी होती है जो संख्या पर आधारित होती है। जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लिखते हैं कि अभिकारक और अणु के
अभिकारक में अणुओं की संख्या कितनी है या उत्पादों में अणुओं की संख्या कितनी है, ये हम जान पाते हैं। अभिकारक और उत्पाद जो हम लेते हैं उसका वजन कितना है, और अभिकारकों और उत्पादों के गैस से सापेक्ष जो होते हैं यानी वॉल्यूम, उसकी हमें जानकारी मिलती है। अब आगे हम बढ़ते हैं जहाँ हम देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं। जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि हर चीज़ की कुछ सीमा होती हैं, कुछ रुकावट होती हैं। तो यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण की सीमाएं देखेंगे। तो पहला है अभिक्रिया में लिया गया अभिकारकों की वास्तविक सांद्रता और उत्पन्न हुए उत्पाद की वास्तविक सांद्रता। जैसा आप सांद्रता जानते हैं कि क्या होता है, तो हमें ये पूर्ण रूप से नहीं पता होता है कि अभिक्रिया में हम जो अभिकारक ले रहे हैं या जो उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं उसकी वास्तविक सांद्रता क्या है। दूसरा, अभिकारक को पूर्ण होने में लगा वास्तविक समय। ये हमें कभी एक रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता कि हम जो अभिक्रिया ले रहे हैं उसको पूर्ण होने में कितना वास्तविक समय लगेगा। और तीसरा है, जो अभिक्रिया का समीकरण लिखा जा रहा है वो मुमकिन है या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोई भी अभिक्रिया एक पेपर पर लिख सकते हैं, परंतु जब हम उसे कराते हैं तो वो मुमकिन है या फिर नहीं, ये हमें एक समीकरण से बिल्कुल पता नहीं चलता। तो थैंक यू दोस्तों, आपने आज इतना देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।